आदित्य अश्वत से शिकायत करते हुए बोला, भाई देखो, इसने मुझे मारा। अश्वत ने अयान को देखा, फिर उसे देखा। वो समझ गया कि वो उसके उछलने की वजह से परेशान हो गया था। उसने कहा, तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो? ऐसे बंदर की तरह उछल ही क्यों रहे? बच्चे को तो देखो, उसे लग जाएगा। आदित्य ने कहा, भाई मुझे लगा है, इसने लगभग मेरी आंख फोड़ दी है और आप इसकी साइड ले रहे हो। आप मेरे भाई हो या इसके? अश्वत अयान के गाल को सहलाते हुए बोला, इतने छोटे से बच्चे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ज्यादा नाटक मत करो। आदित्य मुंह खोलकर उसे देखने लगा। अश्वत ने उसके मुंह को बंद किया और कहा, सामने देखो। आदित्य ने सामने देखा तो अयंश हैरान खड़ा था। मिस्टर शाह उसे देख रहे थे। तभी उन्होंने उसके पीठ पर मुक्का जमाया और कहा, नालायक, क्या कर रहे हो? रिंग पहनाओ। सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। सबको क्या बताना चाहता है कि तेरी जबरदस्ती सगाई करवा रहे हैं? अयंश को कोई होश ही नहीं था। वो तो बस सभ्यता को देखे जा रहा था। मिस्टर शाह ने फिर से उसकी पीठ पर मुक्का मारा और इस बार ऐसा मारा कि वो लड़खड़ा गया और उसके हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर पड़ी। वो रिंग लुढ़कते हुए स्टेज से नीचे चली गई। ओजस्विता ने अपना सिर पीट लिया। वो अयंश को डपटते हुए धीरे से बोली, एक रिंग नहीं संभाल सकता नालायक? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करो तो भी तुम्हें हजम नहीं होता है। अयंश हड़बड़ा गया। उसने खुद को संभाला और सामने देखा तो सभ्यता को देखकर उसे यकीन हो गया कि वो सच में वहां है। ये कोई खूबसूरत सपना नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सच। वो उसे देखकर मुस्कुराई। अयंश ने स्टेज से नीचे अश्वत और आदित्य को देखा। दोनों भाई उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। वो समझ गया कि ये सब कुछ किया धरा उसके दोनों कपटी मामाओं का है। मिस्टर शाह ने कहा, अब उन दोनों को क्यों देख रहे हो? रिंग लेकर आओ, सगाई करनी है या नहीं? अयंश स्टेज के नीचे जाने को हुआ। वहीं उसके मन में एक साथ बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो यहीं पर नाचने लग जाए। फिर सबको देखकर खुद का पोपट करने की जगह शांत रहना सही समझा। वो नीचे आता उससे पहले ही रियो उसका रिंग उठा कर ले आया और अयंश को दिया और कहा, अंश भैया, आप इसको घुमा देते, आपको पकड़ना भी नहीं आता, इसको पॉकेट में रखना। अयंश ने उससे रिंग लिया और झुककर उसके गाल पर किस किया और कहा, तुम सबसे अच्छे छोटे भाई हो। मैं इसको लाने के बदले। उसने रिंग को दिखाया, फिर कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे स्वीट्स दूंगा। रियो ने कहा, मेरा पेट भर गया है, आप यारा को दे देना, उसका पेट बहुत बड़ा है। अभ्रम, जो सामने सोफे पर बैठा हुआ था, उसने कहा, अंश, सगाई करनी है या नहीं? अयंश ने कहा, करनी है ना। वो जल्दी से गया। उसने एक्साइटमेंट में खुद ही सभ्यता का हाथ पकड़ा और रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। ओजस्विता और मिस्टर शाह उसे घूर कर देख रहे थे। अयंश ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, फिर सबको देखा, जो उसकी अधीरता देखकर हैरानी से उसे देख रहे थे। अयंश को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की है। वो अपनी हरकत पर झेंप गया। उसके फ्रेंड्स कबीर, अयान और काव्य उसकी हरकत पर हंस रहे थे। उन्होंने उसे चीयर करते हुए ताली बजाई। अयंश ने अपने तीनों फ्रेंड्स को देखा और धीरे से कहा, कमीनो। सब लोग तालियां बजाने लगे। वहीं इयारा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर ताली बजा रही थी। उसने कहा, मम्मा मम्मा। टिया ने कहा, इयारा ने कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे भी ऐसी ही रिंग पहनाएंगे ना? टिया ने कहा, क्या? इयारा ने उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया और उसके रिंग फिंगर के रिंग को दिखाते हुए बोली, ऐसा ही मुझे भी चाहिए। चाची के पास भी है, बुआ के पास भी है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है। अभी अंश भैया ने उन दीदी को भी पहनाया ना, तो मुझे भी चाहिए। टिया ने कहा, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी ऐसे पहनाएंगे ना? इयारा ने कहा, मैं बड़ी कब होंगी? टिया के बगल में कोयल के साथ ऐश्वर्य बैठा हुआ था। उसने कहा, चिक्की, मैं पहनाऊंगा। इयारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे नहीं पहनना। कोयल ने अपने बेटे को देखा, जो इयारा की बात सुनकर उदास हो गया था। टिया ने उसे देखा और कहा, ऐश, पता है ना तुम्हारी चिक्की कितनी नकचड़ी है? इयारा का मुंह बन गया। वो बोली, मैं पापा को लेने के लिए बोलूंगी। वो टिया की गोद से उतर गई और अश्वत को खोजने लगी। तभी उसे अश्वत और आदित्य एक जगह दिखाई दिए। वो उनकी तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही रियो आकर टिया की गोद में बैठ गया, जैसे इयारा के जाने का इंतजार कर रहा हो। उसने ऐश्वर्य को देखा और पूछा, बड्डी, तुम सैड क्यों हो? इयारा ने फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? तो उसने ना में सिर हिलाया। ये देखकर रियो ने पूछा, फिर तुम सैड क्यों हो?
ऐश्वर्य ने अपना मुंह खोला और कहा, मैंने कहा मैं उसको रिंग पहनाऊंगा तो उसने कहा कि उसको नहीं पहनना। रियो को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, उसको मत पहनाना, उसके पास बहुत सारा है। उसे लग रहा था कि वो कपड़े की बात कर रहा है। उसने आगे कहा, उसके पास बहुत सारे फ्रॉक हैं। ऐश्वर्य ने कहा, नहीं मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। रियो ने सिर खुजलाते हुए पूछा, ये रिंग क्या होता है? ऐश्वर्य ने कहा, अभी अंश भैया ने दीदी को पहनाया ना, उसको रिंग बोलते हैं। रियो ने कहा, मैंने जो अंश भैया को दिया उसको? ऐश्वर्य ने हाँ में सिर हिला दिया। रियो झट से बोला, उसको मत पहनाना, वो उसको भी खा जाएगी, उसका पेट बहुत बड़ा है, बहुत खाती है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। कोयल और टिया उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। ऐश्वर्य ने टिया को देखा और सोफे से उतर गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। टिया का ध्यान स्टेज की तरफ था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। टिया ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ बेबी? रियो ने भी पूछा, हाँ बडी, तुम्हें क्या हुआ है? ऐश्वर्य ने जिद भरी आवाज में कहा, मैं बड़ा होकर उसे रिंग पहनाऊंगा। कोयल हैरानी से ऐश्वर्य को देखने लगी। टिया भी हैरान रह गई थी। रियो ने कहा, मत पहनाना, अभी बताया ना, वो खा जाती है, वो अपनी बहुत सारी चीजें गुमा देती है, फिर मुझको खोजना पड़ता है, उसको भी गुमा देगी। कोयल टिया को देखने लगी, कहीं ऐश्वर्य की बातों को उसने गलत वे में तो नहीं ले लिया है। उसने ऐश्वर्य की बाह पकड़ी और अपने पास खींचते हुए बोली, ऐश्वर्य क्या बोल रहे हो? ऐश्वर्य ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैं बड़ा होकर उसको रिंग पहनाऊंगा, मैं उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल रिंग लेकर आऊंगा। ये बोलकर वो मुस्कुराया। कोयल ने उसे डांटते हुए कहा, ऐश्वर्य। टिया ने जब देखा कि कोयल ऐश्वर्य पर नाराज हो रही है तो उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम उसके लिए ब्यूटीफुल रिंग लेकर आना और उसको पहनाना, पर पहले तुम बड़े तो हो जाओ। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्य खुश हो गया और बोला, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा, फिर चिक्की के लिए रिंग लेकर आऊंगा, फिर वो भी अंश भैया की दीदी की तरह खुश हो जाएगी। टिया चौंक गई और बोली, अरे वो अंश की दीदी नहीं है, उसके साथ अब उसकी शादी होने वाली है, वो तुम लोगों की दीदी हैं। ऐश्वर्य ने कहा, हम लोगों की दीदी की तरह खुश हो जाएगी। टिया ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ खुश हो जाएगी। टिया को ऐश्वर्य की बातें उसका बचपना लग रहा था, लेकिन वहीं कोयल ऐश्वर्य को देख रही थी, जिसकी आंखों की चमक को देखकर लग रहा था कि ये उसका बचपना नहीं था, ना ही वो कोई बचकानी बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऐश्वर्य ने अपने मन में ठान लिया है। उसने टिया के चेहरे को देखा जो मुस्कुरा रही थी, तो वो अपने मन में बोली, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वक्त के साथ ऐश्वर्य ये बात भूल जाएगा। वैसे भी यारा ऐश्वर्य से बहुत चिढ़ती है। उसने खुद को समझाया और ऐश्वर्य को अपने पास बिठाया। अयंश और सभ्यता की एंगेजमेंट हो गई थी। अयंश खुशी से फूलकर गुब्बारा बन गया था। वो तो हवा में उड़ रहा था। उसे देखकर सबको हंसी आ रही थी, यहाँ तक कि खुद सभ्यता मुंह दबाकर हंस रही थी। वो दोनों और बाकी सब स्टेज से नीचे उतर आए और खाली सोफे पर बैठ गए। तभी झरना स्टेज पर माइक पकड़कर आई। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी और पतले स्ट्रिप का ब्लू कलर का ब्लाउज पहन रखा था। उसने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और अपने दाएं कंधे के आगे फैला रखे थे। उसने अपनी पूरी मांग तक सिंदूर भर रखा था। फिर उसने माइक ऑन किया और कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग। अंगूठी पहनाने की रस्म हो गई है, तो अब बारी है कुछ एंटरटेनमेंट की। अब यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होंगे। उसने इतना कहा ही था कि सारे बच्चे भागकर स्टेज पर आ गए। झरना उन्हें शॉक्ड होकर देखने लगी। उसने सारे बच्चों को देखा और कहा, अरे मुझे अनाउंस तो करने देते। रीवा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, हमें पता है आंटी, हमें सबसे पहले परफॉर्म करना है, इसलिए हम जल्दी से आ गए। आप जल्दी से गाना लगाओ, वरना सालवी फिर से स्टेप भूल जाएगी। सालवी ने कहा, मैं नहीं भूलूंगी, मुझे पूरा याद है। ये कहकर वो उसे करके दिखाने लगी। नीर ने उसे रोक दिया और कहा, गाना तो शुरू होने दो, फिर करना, और खराब मत करना। रियो, इयारा और ऐश्वर्य को छोड़कर वहाँ पर रीवा, सालवी, अतीक्ष और नीर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे थे और कब उन्होंने डांस सीख लिया। सालवी ने झरना को देखा और कहा, जलना आंटी, जल्दी से चालू करो ना। नीर उन्हें गिनने लगा। फिर उसने कहा, इयारा नहीं है।
फिर वो नीचे देखने लगा। इयारा तो अश्वथ और आदित्य के साथ बैठी हुई थी। नीर जल्दी से नीचे आया और उसे लेकर आया। फिर वो उसे डांटते हुए बोला, तुम भी तो हो ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? इयारा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग तो पहले से चले गए और झरना आंटी ने नाम भी नहीं लिया। उसने झरना को ऐसे देखा जैसे गलती झरना की हो। झरना अब क्या ही बताती कि उसके नाम लेने से पहले ही वो लोग आ गए थे। उसने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। सारे बच्चे डांस करने के लिए एक्साइटेड हैं। टिया ने रियो को देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं गए? रियो ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं है। टिया ने कहा, अच्छा। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों ने प्रैक्टिस कब कर लिया। सब लोग तालियां बजाने लगे तो झरना वहां से हट गई और म्यूजिक ऑन करवाया। आदित्य ने अश्वथ से कहा, भाई इन लोगों ने डांस कब सीखा? अश्वथ ने कहा, स्कूल में सीखा होगा, ये सब हमें बताते कहाँ हैं। अभय ने कहा, आई एम सो एक्साइटेड। अश्वथ ने कहा, फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। विक्टर बोला, अरे मेरा आधे दिमाग का बेटा इसमें शामिल क्यों हो गया है? तारा ने उसे घूर कर देखा और बोली, क्या कहा? विक्टर ने कहा, कुछ नहीं, अच्छा है। फिर वो सामने देखने लगा। म्यूजिक ऑन हो गया था तो उनका डांस भी शुरू हो गया था। सब लोग अपने हिसाब से डांस कर रहे थे। किसी का मैच नहीं हो रहा था। वही नीर ने देखा कि सब अपने में लगे हुए हैं तो वो खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। साल्वी डांस करते हुए अतीक्ष से टकरा गई और दोनों के दोनों गिर पड़े। अतीक्ष ने मुंह फुला लिया और खड़ा होकर पैर पटकते हुए नीचे आ गया। विक्टर ने कहा, क्या करवा दी मेरी बेइज्जती? तारा ने अतीक्ष को गोद में बैठा लिया और वो उसे मनाने लगी। साल्वी रुआसी हो गई थी। वो भी उठकर अहिति के पास आ गई और वो उसे चुप करवा रही थी। अब बस रीवा और यारा डांस कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों भी एक दूसरे से टकरा गईं, पर डांस करना नहीं छोड़ा। अभय ने मिराज को देखा और कहा, तेरा बेटा बीच में खड़ा होकर सबको गुस्से में घूर रहा है। तुम तो इतना गुस्सा नहीं करते। अश्वथ ने कहा, गुस्सा करना सीख गया है, उसी का नतीजा है। फिर नीर ने दोनों को पकड़ा और दोनों को खींचकर नीचे ले आया, जैसे कह रहा हो, बहुत हो गया बंदरिया नाच, इज्जत का कचरा करके रख दिया है। नीर को देखकर लग रहा था कि अब वो अपने सारे छोटे भाई बहनों पर फटने वाला है।